हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस के लिए हम लोगों ने आंसर राइटिंग की है एथिक्स पेपर के लिए, और अभी तक 7 क्वेश्चंस को जो डिफरेंट डायमेंशंस के थे उनको कराया गया है, और ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेशन बेस्ड हैं। ठीक है, और कोशिश ये की गई है कि जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन को, बेसिकली करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को एथिक्स पेपर के अकॉर्डिंगली जो आते हैं कराया जाए। और उसी ही कड़ी में एक ये प्रश्न और है। ठीक है, भारत में बांध निर्माण तर्कसंगत नीतियाँ। ठीक है, प्रश्न तो आपको आगे स्लाइड में मिलेगा ही, और इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले कि कैसे इसको लिखा जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो केस स्टडी तो नहीं है, लेकिन हाँ उनको एक प्लेन केस स्टडी के तौर पे आप ले सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछते हैं कि इसमें आप क्या निर्णय लेंगे या कैसी नीतियाँ बनाएंगे, है ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको सिचुएशन दी जाती है और आपके निर्णय के लिए जो है पूछा जाता है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर पहले क्वेश्चन को। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि मान लीजिए भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने को सोच रही है जो जंगलों से घिरी है और जहां नजातीय समूह रहते हैं। अप्रत्याशित रूप से होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए सरकार को कौन कौन सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आपको दी है कि इस तरह की सिचुएशन है, तो उसमें किस तरह की नीतियों को इम्प्लीमेंट जो है करना चाहिए जो कि तर्कसंगत हो, जिससे स्थानीय समुदायों को भी नुकसान ना पहुंचे और सरकार के विकास कार्य की जो परियोजना है वो भी आसानी से पूरी हो सके। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ केस स्टडी है जिसमें आपको निर्णय लेना है कि किस तरह से जो है नीतियां अपनाई जाएं, कैसे जो है कार्य का संचालन किया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन स्टडी, एक केस स्टडी है। ठीक है, जिसमें आपको सिचुएशंस में फंसाया नहीं गया है, बल्कि बेसिकली आपको एक सिचुएशन दी गई है और आपसे जो है कुछ जो है नीतियों को पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो इजी एक केस स्टडी आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे आंसर इसका लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे उदाहरणों को इसमें ऐड करके अपनी बात कहनी है। बहुत ज़्यादा स्कोप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्रश्नों की तरह, लेकिन हाँ जितना मैक्सिमम आप स्कोप डाल सकते हैं अपनी बातों को कहने के लिए एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। ठीक है, चलिए इंट्रो सबसे पहले थोड़ा वो दे देते हैं। ठीक है, यदि भारत सरकार जंगलों से घिरी जातीय समुदायों द्वारा बसाई गई पहाड़ी घाटी में एक बांध बनाने की योजना बना रही है तो उसे एक तर्कसंगत नीति अपनानी होगी। ठीक है, जो सभी हितधारकों के हितों को प्राथमिकता दे और उत्पन्न अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का समाधान भी करे। तो सभी हितधारक कौन होंगे? वहाँ के जनजातीय समूह होंगे, वहाँ के जीव जंतु होंगे। ठीक है, वहाँ का जो पर्यावरण होगा वो होगा। तो जितने भी जो हितधारक हैं सभी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना है। ठीक है, उनकी चिंताओं को जो है ध्यान में रख करके उनका सलूशन देते हुए निर्माण कार्य करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अतः सरकार द्वारा निम्न तर्कसंगत नीतियों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि किन नीतियों को ध्यान में रख के निर्माण कार्य करना चाहिए, और यही प्रश्न पूछा भी है कि तर्कसंगत आपको नीति बतानी है जिसका आप सहारा लेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तर्कसंगत नीतियां हैं जिन नीतियों को सरकार को अपनाना चाहिए। आप ये बात बता रहे हैं और आपने एग्जांपल्स को भी डाला है जो आपने हाल फिलहाल में या पहले जो है एग्जांपल देखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि बांध निर्माण से पहले व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करें। ठीक है, तो EIA जानते हैं आप, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये रिपोर्ट भी पर्यावरण वन मंत्रालय निकालती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र का जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करें कि इस बांध बनाने से पर्यावरण को कितनी जो है क्षति पहुँच सकती है, कितनी नहीं, है ना। फिर उस हिसाब से कार्य आगे बढ़ाया जाए। यदि लगता है कि पर्यावरणीय जो क्षति है वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, तो उस कार्य को वहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और जिससे अगर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और उसको जो है डिज़ाइन किया जा सकता है तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पता चलेगा कि जो जंगल है, वन्य जीवन है वहाँ पे, ठीक है, और जो पर्यावरण है उस पर बांध के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातीय समुदाय हैं उन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या होगा, ये हम EIA से पता लगा सकते हैं और फिर आगे काम कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए
जो कालू बांध परियोजना है, ठीक है, कालू बांध परियोजना उत्तराखंड की थी। तो जब EIA यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका निकाला गया, इसकी रिपोर्ट निकाली गई या रिपोर्ट आई, तो उसको बाद में रोक दिया गया। फिर वहाँ पर जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि पर्यावरण को ज़्यादा क्षति हो सकती है, ठीक है, या स्थानीय समुदाय को ज़्यादा क्षति हो सकती है, निर्माण कार्य से कहीं अधिक प्रभाव इन पर पड़ेगा, तो इस परियोजना को यहीं पे बंद कर दिया गया। तो किसी भी बाढ़ पर जो है निर्माण परियोजना में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वहाँ पर व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो एक बात आपने यहाँ पे ये बताई, ठीक। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी देख लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि निर्णय लेने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं। अब ये क्या है कि स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाना चाहिए ताकि उनके विचारों एवं चिंताओं को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि बांध निर्माण से उनके हित एवं ज़रूरतों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वहाँ के रहने वाले जो समुदाय हैं उनसे सहयोगी जो है दृष्टिकोण अपनाएं, यानी कि उनकी जो है क्या चिंताएं हैं, उनके क्या विचार हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ये हम बता सकें कि आपके हितों और ज़रूरतों को जो है प्रभावित नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि अगर कोई प्रतिकूल जो है प्रभाव होगा तो उससे बचाया भी जाएगा, है ना। ये बात हम उनको बताएंगे। तो ये भी एक बात हो गई कि सहयोगी दृष्टिकोण होना चाहिए, ये नहीं कि सरकार का जो है ऑर्डर है और उसको सिर्फ जो है प्रशासनिक तंत्र द्वारा फॉलो किया जा रहा है ना, ऐसा भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वहाँ की जो लोकल जनता है और प्रशासनिक तंत्र जो बांध निर्माण कार्य में जो है क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। ये क्या है कि शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता तो है ही। मान लीजिए किसी प्रकार की अगर उसमें कोई बांध निर्माण से संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, तो एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा जो है सिस्टम हो जिससे वो अपनी शिकायतों को जो है से अवगत करा सके सरकार को या संबंधित अधिकारियों को, है ना। तो सरकार को निर्माण कार्य के दौरान एवं संचालन के दौरान, जब निर्माण कार्य चल रहा हो तब भी इस तंत्र की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त मान लीजिए किसी तरह की परेशानी होती है तो भी ज़रूरत है इस तंत्र की। और संचालन जब बन गया है उसके बाद जब आप देखते हैं कि पानी को रोका गया है या फ्लो छोड़ दिया गया है, तो संचालन के दौरान भी एक जो है इस तरह के तंत्र की आवश्यकता है ताकि त्वरित जो है शिकायत निपटान जो है हो सके, है ना। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, तर्कसंगत भी है ना। तो उदाहरण के लिए उदाहरण देख लेते हैं। पोलावरम बांध परियोजना में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, और उसका फ़ायदा भी अपना है, तो आप एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रभावित समुदायों को मुआवजा एवं पुनर्वास प्रदान करना। ये क्या है, जैसे यदि बांध निर्माण से लोग विस्थापित होते हैं तो उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी, ये भी जाहिर सी बात है। बहुत से लोग क्षेत्रीय जो है उद्योगों में या हस्तशिल्प उद्योगों में या किसी तरह के क्षेत्रीय कार्यों में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए वो अपनी जगह से विस्थापित होते हैं तो न केवल वो आवास से ही विस्थापित हो रहे हैं बल्कि अपनी आजीविका से भी विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब नए जो है जगहों पर जो है विस्थापित किया जाएगा तो वहाँ पर उनके वो रोज़गार तो रह नहीं जाएंगे, है ना। तो आजीविका भी प्रभावित हो रही है। अतः उन्हें उचित मुआवजा देना एवं पुनर्वास विकल्प प्रदान करना, जाहिर सी बात है मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, या उनके रोज़गार के साधन उपलब्ध आपको कराने पड़ेंगे यदि दूसरी जगह आप विस्थापित कर रहे हैं तो। अब उदाहरण के लिए जैसे नर्मदा बांध परियोजना में भूमि, रोजगार एवं अन्य सुविधाएं दी गई, है ना। इस परियोजना में बड़े जो है लेवल पे समुदायों को विस्थापित किया भी गया था, तो उनको भूमि भी दी गई और रोजगार के जो है अन्य साधन को और सुविधाएं भी दी गई। तो ये उदाहरण भी आपके सामने दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि परियोजना की लगातार निगरानी। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बांध के जो है टूटने से बाढ़ की समस्याओं को आपने सुना ही होगा, है ना। तो लगातार निगरानी तंत्र अगर काम नहीं कर रहा है तो ये समस्या तो भविष्य में होती रहेगी, तो इसको तो सस्टेन करना ही पड़ेगा हर हालत में। हालांकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सरकार द्वारा एक त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी तंत्र बनाने की ज़रूरत है। ये निगरानी तंत्र और वो जो ऊपर आपको बताया था शिकायत निवारण तंत्र, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक। शिकायत निवारण तंत्र वहाँ की जो लोकल जनता है उनके उपयोग के लिए बेहतर है, लेकिन ये जो परियोजना की लगातार निगरानी है ये सरकार के लिए भी ज़रूरी है, न केवल सरकार की परियोजना के लिए, अपितु उन क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है, इसलिए भी एक लगातार निगरानी तंत्र होना चाहिए। तो सरकार द्वारा एक त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी तंत्र बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, है ना। जैसे कि उनको पता है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाला है, तो जो भी संभावित उनकी जो क्रियाविधि हैं वो उसको परफॉर्म कर सकें, है ना। अब जैसे एक दुर्घटना भी हुई थी, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि टिहरी बांध के निर्माण से करीब 100 गांव डूब गए थे,
अचानक से पानी का फ्लो बढ़ गया, जिससे हज़ारों की संख्या में लोगों को विस्थापित करना भी पड़ा था। तो इसलिए निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता है। ठीक, तो ये आपने जो है 4 से 5 पॉइंट जितने भी आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, वो आपने तर्कसंगत नीतियों के रूप में बताए हैं। और जो भी संबंधित उदाहरण जो है पहले घटित हो चुके हैं या जो हो सकते हैं आप समझ रहे हो, तो उसको आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपने तर्कसंगत कुछ नीतियाँ बताई हैं, उनको कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में बताया है। और फिर आप निष्कर्ष में बता दीजिए कि उपरोक्त तर्कसंगत नीतियों को यदि ध्यान में रखकर सरकारें बांध परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं तो सभी हितधारकों का ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ और लाभकारी एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार विकास कार्यों को पूरा किया जा सकता है। ये अपने शब्दों में, अपने आसान शब्दों में एक जो है कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये कोई बहुत विशेष पॉइंट ऐसे नहीं है कि जो आपको तैयार करने के लिए सोचना पड़ेगा, ये आप खुद से भी सोच करके लिख सकते हैं। बशर्ते ये है कि अब आपके सामने ये क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह के कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो ईजी होते हैं पर लिखने में जो है चीज़ें आसान नहीं दिखती हैं, है ना। तो इसको आप देखिए, करके देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।